Hello everybody, I am CS Mittal. Today we are going to discuss about the solution of question paper of 11th accountancy regarding accounting process. Solution of paper for 11th accountancy, accounting process, accounting theory जो अकाउंटिंग प्रोसेस में आती हैं उस अकाउंटिंग थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट गूगल फॉर्म शेप में आपको फॉरवर्ड किया गया था। कुछ लोगों के डाउट्स हैं इसमें, तो वो जो डाउट्स हैं वो भी आप अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं यू कैन मैच द सॉल्यूशन विद दोज क्वेश्चंस एंड यू कैन कॉल मी ऑल्सो। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इवेंट। इवेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, बहुत से लोग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट में डिफरेंस नहीं जानते। ट्रांजैक्शन, एवरी डीलिंग इन बिजनेस, एवरी डीलिंग इन बिजनेस ये क्या होती है? ट्रांजैक्शन। जैसे सेल, परचेज, सैलरी पेड, रेंट पेड, income received, amount collected from debtor, amount paid to creditor, capital introduced, drawing, everything is covered under transaction. Every dealing in business, जो भी लेन देन है वो ट्रांजेक्शन है। इवेंट क्या है? एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस कर लो, डीलिंग कर लो, उसके बाद में जो एंड रिजल्ट है दैट इज इवेंट। जैसे कि ट्रांजैक्शन में तो लेन देन हो रहा है, डीलिंग हो रही है। इवेंट में क्या हो रहा है? इवेंट तो उसका एंड रिजल्ट है, ट्रांजैक्शन के बाद जो बचा है वो। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, ये इवेंट है। जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये और ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, ये सब कुछ क्या है? इवेंट। जैसे आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 10 लाख, ठीक नहीं लगी, आपने बेच दी। प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड फॉर 9 लाख, 1 लाख का इसमें क्या गया? लॉस। मशीन सूट नहीं की, बेच दी, 1 लाख लॉस। तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन। ये भी क्या है? ट्रांजैक्शन। ये 1 लाख क्या है? इवेंट। ट्रांजैक्शन हम करते हैं, उनका एंड रिजल्ट क्या होता है? इवेंट। जीपी, कोई लेन देन किया क्या जीपी का, ग्रॉस प्रॉफिट का या नेट प्रॉफिट का? नहीं, वो ट्रांजैक्शन के बाद बचा। ये खरीदा सामान, बेचा, बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक क्या है? लिया दिया क्या? नहीं। 100 बॉक्स परचेज की हमने, 100 बॉक्स सेल कर दी हमने, 90 बॉक्स, 10 बॉक्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक। जितने भी रुपए की वैल्यू होगी वो क्या है? इवेंट। सामान बेचा उधार, क्रेडिट सेल टू कस्टमर 7 लाख, कैश कलेक्टेड, उनसे हमें 5 लाख मिल गया, 2 लाख के हमारे जो क्लोजिंग डेटर या रिसीवेबल है, ये क्या है? इवेंट। इवेंट। बैलेंस शीट में बची हुई मशीन, बचे हुए डेटर, क्रेडिटर, एवरीथिंग इज इवेंट। सारी ट्रांजैक्शन के बाद जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? इवेंट है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इवेंट है? सेल ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 4000, यस, बी ऑप्शन, यस, इट्स द इवेंट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, इट्स ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, इट्स ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। तो स्टॉक इज इवेंट। क्लियर? मेरा पर्पज यहां पे आपकी नॉलेज अकाउंटिंग की ओर एनहांस करना है। आप नॉलेज रखते हैं, वही चीज टेस्ट करके आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि आपकी बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी और भी अच्छी हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा अलोंग विद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर कवर्ड अंडर अकाउंटिंग। नहीं, अकाउंटिंग में तो क्या जाता है? अकाउंटिंग इंक्लूड्स समराइजेशन, यानी कि वो टीबी के आगे निकल जाती है।
उसमें तो क्या कवर होता है, फाइनल अकाउंट्स भी कवर होते हैं अकाउंटिंग में। तो आप अगर टैली की बात करें, बीजी सॉफ्टवेयर की बात करें, उसमें तो जस्ट आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बस आप जर्नल फीड करते जाते हैं। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर को हेड दे दिए, वो अपने आप कर देता है, और टीबी बन जाता है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस से अगला स्टेप फाइनल अकाउंट बनाने का काम एक स्मार्ट अकाउंटेंट कर पाता है। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन अप टू ट्रायल बैलेंस, ये सारा स्टेप क्या है, ये बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग कहां तक होती है, अप टू ट्रायल बैलेंस। अगर इसमें ट्रायल बैलेंस के बाद समराइजेशन यानी फाइनल काउंट और ऐड कर दें, देन इट विल बी कॉल्ड अकाउंटिंग। तो ये बात कर अप टू ट्रायल बैलेंस। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन आप मैनुअल बना रहे हो तो कर लो, कंप्यूटराइज हो तो ऑटोमेटिकली करता है, टीबी भी ऑटोमेटिकली देता है। आप टैली में एक भी एंट्री डाल लो, उसी का टीबी दिखा देगा। बिजनेस में आपने 5 लाख लगाया, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, अभी देखो वो उसका ट्रायल बैलेंस दिखा देगा, इधर कैश डेबिट में, क्रेडिट में कैपिटल। तो वो काम जो अप टू टीबी तक का है वो क्या है, बुक कीपर करता है, दैट्स कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग पहले होगी, देन आफ्टर फाइनल काउंट बनेंगे तो इट विल कॉल्ड अकाउंटिंग। तो आपका ट्रायल बैलेंस तक का काम जो है वो क्या है, अप टू ट्रायल बैलेंस, दैट इज बुक कीपिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बहुत लोग गलत करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करूं, या जिसे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, ये क्या है, इसकी एंट्री क्या होती है। वैसे अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जैसे कि प्लांट एंड मशीन है, असेट कम हो जाती है ना, फिर ये डेप्रिसिएशन कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सपोज ओके, असेट में से डेप्रिसिएशन कम हो जाता है। सपोज एक असेट बैलेंस शीट में 1 लाख की थी, तो वो 1 लाख में से प्लांट एंड मशीन कितनी रह गई, 1 लाख माइनस 10, 90 शो कर देते हैं इस थ्योरी में। लेकिन जब अपन डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, डेप्रिसिएशन ने पी एंड एल में जाना ही जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब आप प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में यूं कर सकते हैं, इधर प्लांट एंड मशीन आ गई 100, इधर क्या गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 10। तो अंडरस्टूड है, जो काउंटिंग की नॉलेज रखता है वो समझता है कि ये 1 लाख जो असेट है ना, 10 का उस पर डेप्रिसिएशन, तो असेट कितने की है, 90। चाहे आप इस मेथड से शो करते हैं तो डेप्रिसिएशन कट कर देते हैं असेट में से, लेकिन जब व्हेन डेप्रिसिएशन इज एक्यूमुलेटेड, then amount of depreciation is not deducted out of fixed assets, it is accumulated. Fixed assets are always shown at cost only. कैश फ्लो वगैरह में और आगे +2 लेवल में आप पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है accumulated, ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ असेट ही तो है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ एसेट। ये एसेट्स का नेगेटिव बैलेंस है, 100 नहीं, इसके ऊपर 10 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो सही मायने में सेट क्या है, 90। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या, असेट ही है, 100 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, यानी असेट कितने की है, 90। ये नेगेटिव है, सेट में से कट होना है, देखने वाला जानता है कि सेट 90 की है, तो ये इसका नेचर पूछो तो कौन सा है, रियल अकाउंट। जो असेट है उसी का नेगेटिव बैलेंस है ये, रियल में सेट 90। दूसरी तरह से प्रेजेंट करें तो सेट में से कट करके दिखा देते थे, इस मेथड में एक्यूमुलेट करते हैं तो कट नहीं करते। तो इसकी नेचर क्या हुई एक्यूमुलेटेड की, रियल, असेट ही माइनस होती है एक्यूमुलेटेड से, तो इट्स द नेगेटिव बैलेंस ऑफ असेट 90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एज पर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बना रहा है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कई बार हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, एक ही बात है, ठीक। तो हमें कह रहा है राम ने 550 लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और 550 लगाया तो कैपिटल, और इधर क्या असेट्स में, इधर करो असेट्स में कैश, इधर क्या कैपिटल। कितना लगाया कैश लगाया 550, इधर से कैपिटल कितने रुपए की 550, ये इक्वेशन है। कैश लगाया बिजनेस में, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर कह रहा है 150 का मदन से और माल खरीद लिया तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मदन से माल और खरीदा आपने, कितने का 150। कैश परचेज किया ऐसा नहीं बोला तो क्या मानो, क्रेडिट परचेज। मदन नेम दे रखा है, इट मींस इट्स अ क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज से क्या है, ये स्टॉक में इंक्लूड होगा, सेल तो नहीं किया ना, टू बी एडेड टू स्टॉक, क्योंकि सेल नहीं किया, माने परचेज किया है। और इधर से क्या है, ये मदन हमारा क्रेडिटर जिसे आप अमाउंट या अकाउंट पेबल कहते हैं। तो आपका इधर क्या बढ़ने वाला है, क्रेडिटर, और इधर क्या बढ़ने वाला है, स्टॉक। तो स्टॉक में 150 ऐड कर दो, इधर से क्रेडिटर 150, यानी आप देख सकते हैं असेट्स का टोटल कितना हो गया, 7 लाख हो गया। इधर से असेट्स का टोटल 7 लाख, और इधर से ये 550 कैपिटल और ये लायबिलिटी, क्योंकि ना कैपिटल और देखो असेट्स कैश स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक और इधर क्रेडिटर, ठीक है ना, वो मैंने, तो इधर से स्टॉक बढ़ गया 150 का, इधर से क्रेडिटर 150। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, इधर कैश और स्टॉक 550 और 150 7 लाख, कैपिटल और उधार खरीदा तो क्रेडिटर मदन के देने अपने 150, तो 550 कैपिटल मालिक लोगों का पैसा देना है। ये आप अलग अलग क्लासिफाई करते हैं कि बिजनेस के लिए तो कैपिटल भी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पढ़ते थे, बिजनेस के लिए तो कैपिटल भी क्या है लायबिलिटी, और ये आउटसाइडर की लायबिलिटी, ये इंटरनल मालिक लोगों की लायबिलिटी, तो इसको अलग अलग शो करते हैं। असेट्स का टोटल शो कर देते हैं 7 लाख, इन दोनों को क्लासिफाई करके शो कर देते हैं इस तरह से। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 आंसर आएगा ए, क्योंकि 7 लाख की टोटल असेट्स है, कैपिटल 150, क्रेडिटर 550। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 टू अचीव कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड ड्यू टू विच कंसेप्ट। ब्लैंक है, कौन सा कंसेप्ट। देखो अगर मैं कहूं कि अपने 2021 के फाइनल अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी, इसे कंपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से 21-22 से, तो ये कंपैरिजन पॉसिबल है, हां पॉसिबल है इफ देयर आर सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड। अगर सेम पॉलिसीज लगाई होंगी तो कंपैरिजन होगा, वरना अच्छा कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। पिछले साल डेप्रिसिएशन एसएलएम लगा रहे हो, आज डब्ल्यूडीवी, पिछली बार स्टॉक की वैल्यूएशन और मेथड से, इस बार और मेथड से, फीफो से, इस बार वेटेड एवरेज से। तो अगर आप पॉलिसी बदलते रहोगे तो आपस में प्रॉफिट का, जीपीएनपी का कंपैरिजन सही नहीं हो पाएगा। क्या हमारा बिजनेस इंप्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं, पॉलिसी बदलोगे तो सही जो है कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। सेम पॉलिसी, जैसे आपके पेरेंट्स एक साल एक स्कूल में लगा दें आपको 9th में, 10th में और स्कूल में लगा दें, फिर 9th और 10th के रिजल्ट को कंपेयर करें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिसीजन लेना कि भाई बच्चे के मार्क्स कम आए हैं पहले से। स्कूल का इफेक्ट है, स्कूल अच्छा नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं देते, या आपने पढ़ना कम कर दिया। स्कूल सेम होता, टीचर सेम होते 9th में और 10th में,
फिर मार्क्स कम होते तो हम बच्चे को ब्लेम कर सकते थे क्योंकि स्कूल और टीचर सेम है, बच्चे ने कम पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन हर साल स्कूल बदलेंगे तो बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर सही से नहीं कर पाएंगे। तो ईयर आफ्टर ईयर अगर सही कंपैरिजन करना है तो ईयर आफ्टर ईयर क्या करो, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए ईयर आफ्टर ईयर। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, नो चेंज। ईयर आफ्टर ईयर पॉलिसी चेंज करना आसान नहीं होता। अगर आप डेप्रिसिएशन बदलना, मतलब मेथड, रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, ठीक है, स्टॉक की वैल्यूएशन, उसमें मेथड आप आगे के लेवल में पढ़ेंगे, फीफो, वेटेड एवरेज एटसेट्रा, वो आप ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं कर सकते। करना है तो कोई लॉजिक चाहिए, या तो कोई लॉ चेंज हुआ हो, लॉ कह रहा है बदलो, या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हुए हो, वो कह रहे हो कि पॉलिसी बदलो, या बेटर पिक्चर शो करने का कोई रीजन हो, तो देन ओनली यू कैन चेंज योर पॉलिसी। अदरवाइज ये अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करना इतना आसान नहीं है, उसका नोट भी देना पड़ता है, व्हाई यू आर गोइंग टू चेंज योर पॉलिसी। तो पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी सेम फॉलो करो ईयर आफ्टर ईयर इन ऑर्डर टू कंपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अदर ईयर, विद अदर institution also. Year after year same policies are to be followed. तो आंसर इसका क्या है, कंसिस्टेंसी, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेल वैल्यू गुड्स की 60,000, सेल वैल्यू कितने रुपए की दे रखी है, 60,000। प्रॉफिट किस पे दे रखा है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है 33 and 1/3। 33 and 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100/3% लिख सकता हूं। 100/3% परसेंट के लिए 100 और लगेगा ना, तो ये कैंसिल होके क्या रह गया, ये कैंसिल होके 1/3, यानी प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना है, 1/3। पर कॉस्ट है कहां कॉस्ट, हमारे पास तो सेल है। हमसे अगर प्रॉफिट या हमसे अगर कॉस्ट पूछे कितनी है तो आपको बतानी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो प्रॉफिट कॉस्ट पे है 1/3, 33 and 1/3% मींस 1/3, बट सेल हैज बीन गिवन एज ₹60। अगर सेल 60,000 रुपए की है, प्रॉफिट सेल पे नहीं, सेल पे होता तो डायरेक्ट अप्लाई कर देता 1/3 20,000, नहीं, प्रॉफिट कॉस्ट पे है 1/3। कॉस्ट जितनी है पता नहीं, उसका 1/3 तीसरा हिस्सा प्रॉफिट। तो आप सेल में से प्रॉफिट निकाल दो तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट। कहां है वो तो पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट या प्रॉफिट कुछ भी निकाल दो। तो आपको हमेशा याद रखना है, +1 शुरू से पढ़ते हैं आप, और ये पूरी अकाउंटिंग में काम आना है। आगे आप +1 +2 +1 के बाद +2 BCom या CA करते हैं आप, हर लेवल में ये कंसेप्ट काम आना है। प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट पे 1/3 है, तो आपको लेट कॉस्ट को ज्यूम करना है, कॉस्ट, लेट कॉस्ट। अगर आप 100 मानेंगे ना कॉस्ट को, तो उसका 1/3 प्रॉफिट 100/3, फिर ऐड करेंगे एलसीएम, दिक्कत। मानना है, ज्यूम करना है तो बेस्ट आप इसे क्या ज्यूम कर लो, 300। उस चीज को ज्यूम करो ना जिस चीज पे परसेंटेज है, परसेंटेज कॉस्ट पे है ना, लेट कॉस्ट 300। प्रॉफिट कितना है कॉस्ट का, कॉस्ट का 1/3 कितना हो गया, 100। तो देयरफॉर सेल कितनी आ गई, कॉस्ट में तो प्रॉफिट लेस करके कुछ भी नहीं आएगा, अंडरस्टूड है, स्टेटमेंट बनानी है। कॉस्ट में तो प्रॉफिट ऐड करके क्या आएगी, सेल। सेल कितनी होगी, 4। आप 100 मानोगे हो जाएगा, लेट कॉस्ट 100, प्रॉफिट कॉस्ट का 1/3 100/3, तो सेल 100 + 100/3 400/3। अगर सेल 400/3 है तो देन कॉस्ट कितनी, 300, उससे भी हो जाएगा, पर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप एज्यूम ही करना है, जब ये 1/3 की जगह 1/7 दे तो आप 700 एज्यूम कर लो, एक ही बात है। लेट कॉस्ट 300, प्रॉफिट कॉस्ट का 1/3 कितना है, 100, तो देयरफॉर सेल कितनी आ गई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल 400। अब तो आपकी स्टेटमेंट है, इफ सेल 400 देन प्रॉफिट ढूंढ लो चे कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है, सेल 400 तो प्रॉफिट 100,
सेल 1 तो 100/400, और अगर हमारी सेल 60,000 की है तो प्रॉफिट कितना आएगा? 100/400 इंटू 60,000, प्रॉफिट कितने रुपए का आ गया? 15,000। तो प्रॉफिट अगर 15,000 का है, प्रॉफिट अगर 15,000 का है तो आप कॉस्ट बता सकते हो ना, सेल 60 की, प्रॉफिट कितने का आ गया? 15,000 का, तो देयरफॉर कॉस्ट कितनी आ गई? 45,000। सॉलिड बी ऑप्शन आ जाएगा 45,000। बोलो कोई डाउट? या फिर इधर ही कॉस्ट रख लो ना, एक ही बात है। इफ सेल 400 देन कॉस्ट कितनी? सेल 400 तो कॉस्ट 300, 1 है तो 300/400। इफ सेल गिवन है 60,000, 300/400 इंटू 60, तो डायरेक्ट 45,000 क्या फाइंड आउट कर लोगे आप? डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाओगे, एक ही बात है। 60 सेल, प्रॉफिट 15, कॉस्ट 45, या डायरेक्ट कॉस्ट ही निकाल लो 45। चेक कर लो, चाहे कॉस्ट अगर 45,000, प्रॉफिट उसका 1/3 कितना हो गया? 15,000। तो सेल कितनी होगी? 45 प्लस 15, टोटल कितनी होगी? 60,000। इज दैट क्लियर? अगर कोई स्टूडेंट ने किसी और मेथड से किया, जैसे भी किया, आंसर तो यही आए ना। और इसमें अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, और यू कैन मैसेज मी थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो, आई विल रिप्लाई। बिना हेजिटेशन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट मैटर करते हैं, आंसर्स नहीं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं डिटेल में नहीं ले पाऊंगा टेस्ट के सॉल्यूशन में उतना। अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगी तो इसको और डिटेल में करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो, कह रहा है गोयल ट्रेडर ने परचेज की गुड्स 30 लाख की, 70% ऑफ द गुड्स सोल्ड, बेच दी, 30% बच गई। उसकी नेट मार्केट वैल्यू कह लो या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कह लो, कितने रुपए की आएगी? 6 लाख। वो कह रहा है गोयल ट्रेडर ने स्टॉक को 6 लाख पे लिखा, ना कि 9 लाख पे। तो कौन से कंसेप्ट को गोयल ब्रदर ने फॉलो किया है? देखो, आपकी जो परचेज है वो 30 लाख की, इसमें से आपने सेल कितना कर दिया? 70%। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बच गया? ये तो आपने बेच दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70%, इसका 21 लाख वाला माल बेच दिया। कितने वाला बचा है? 30%। इस 30 लाख का 9 लाख का सामान आपके पास बचा है, तो कॉस्ट तो कितनी बची है क्लोजिंग स्टॉक की? 9 लाख, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन उसकी नेट मार्केट वैल्यू कह लो या उसे कह लो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू आप उसकी कितनी देख रहे हैं? 6। तो आप उसे क्लोजिंग स्टॉक को किस पे लिखते हैं? इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। सही कंसेप्ट ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 के अकॉर्डिंग। सही वर्ड है NRV। जिस बुक्स के अंदर मार्केट वैल्यू लिखा है वो गलत लिखती हैं। बेचने के खर्चे कम होते हैं मार्केट वैल्यू में से, तो आती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि NRV शॉर्ट में। तो कॉस्ट कितनी इसकी? 9 लाख कॉस्ट है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी? 6 लाख। वैल्यूड एट कितने रुपए? 6। तो क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग काउंट कितने रुपए जाएगा? 6। जब आप ट्रेडिंग काउंट बनाएंगे, स्टॉक होता क्या आपको पता है? सेल आती है इधर, नेट सेल, और क्लोजिंग इधर आता है ओपनिंग परचेज, ओपनिंग स्टॉक परचेज, कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पे 9 लाख आपकी कॉस्ट और NRV कितनी है? 6। तो आप 6 लिखोगे। इससे आपका प्रॉफिट कितना? सेल प्लस क्लोजिंग में से ये माइनस करोगे तो GP आएगा। जब आप यहां कम कर देंगे, 9 का बचा आपकी कॉस्ट, पर मार्केट में नेट रियलाइज वैल्यू इसकी 6 है। विच एवर इज लेस 6 लिखोगे, विच एवर इज लेस, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा बाय 3 लाख।
जब आप स्टॉक 9 की जगह 6 लिखेंगे, कम लिखेंगे, तो स्टॉक कम लिखने से स्टॉक प्लस सेल माइनस ओपनिंग परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जीपी 3 लाख डाउन हो जाएगा। तो आपका एक कंसेप्ट है प्रूडेंस, कहता है लॉस तो आइडिया लगते ही लॉस मान लो, इनकम कांट बी ट्रीटेड एज इनकम until और unless it is realized, it is confirm। बढ़ गया रेट, अगर इसका मार्केट में 11 होता तो 11 ना लिखता, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में मैं क्या लिखता 9। अब कम हो गया तो कम जरूर कर दिया। लॉस को लॉस मान लो, इनकम को इनकम ना मानो जब तक कंफर्म ना हो जाए। तो गिर गया तो गिरा दिया, 9 की जगह 6 लिख दिया, तो उससे अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कौन सा कंसेप्ट है, प्रूडेंस। इसी का दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। कुछ बुक राइटर इसका नाम कोट करते हैं कंजर्वेटिज्म, वैसे ये नाम चलता है प्रूडेंस। तो विच एवर इज लेस का ये कंसेप्ट क्यों बना, ड्यू टू प्रूडेंस कह लो या कंजर्वेटिज्म। लॉस दिख रहा है तो लॉस मान लो, गिर गया तो स्टॉक गिरा दो, बढ़ गया तो बढ़ाना नहीं, बिकने तक वेट करो, जब बिकेगा तब देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन पे चलो। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है ओनर ने कैपिटल लगाई 90,000 जो कि टोटल असेट्स का हाफ है। ये बैलेंस शीट है, हमें क्या कह रहा है, लायबिलिटीज, और इधर क्या है, एसेट्स। हमें कह रहा है ओनर की कैपिटल कितनी है, 90, ठीक, और कह रहा है जो कि हाफ है टोटल असेट्स का। कैपिटल क्या है, हाफ है, किसका, टोटल असेट्स का हाफ है कैपिटल। तो कैपिटल कितने रुपए की, 90। तो इधर आके 1/2 2/1 बन जाएगा। टोटल असेट्स कितने की आ गई बोलो, टोटल असेट्स यहां से कितनी आ जाएंगी, टोटल असेट्स 180 की आ गई, टोटल असेट्स 180। आप जानते हो असेट्स और लायबिलिटी का टोटल सेम होता है 180। तो कैपिटल 90 की है, तो आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर और लोन, क्रेडिटर एंड लोन, वो सब कितने के आ जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर 90 के आ जाएंगे ना, क्योंकि 180 की टोटल असेट्स, कैपिटल उसका हाफ 90, तो टोटल असेट्स 180। तो उसमें बैलेंसिंग फिगर आउटसाइड लायबिलिटी कितने की आ जाएंगी, 90,000 की। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए, आउटसाइड लायबिलिटी पूछ रहा था तो आप कहना 90,000 की आउटसाइड लायबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, चल दें क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, देखते हैं। एक्स लिमिटेड की सेल 50 लाख, 9th में 50 लाख की सेल है, प्रॉफिट 2 लाख के हैं। कह रहा है कंपनी ने कैलकुलेटर खरीदा 400 का, कैलकुलेटर परचेज्ड फॉर ₹400। कहता है जिसकी लाइफ कितनी है, यूजफुल लाइफ उस कैलकुलेटर की 5 ईयर है। अकाउंटेंट इसे क्या है, अकाउंटेंट कह रहा है जी इसे असेट में दिखाएंगे बैलेंस शीट में और डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि इसकी लाइफ 5 ईयर है। सपोज स्क्रैप है नहीं, एसएलएम मेथड हो, सपोज 400 को 5 ईयर में डिवाइड करोगे तो 80 पर एनम डेप्रिसिएशन। लेकिन ये क्या कहता है, यहां सीए साहब आगे, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर यानी सीए, वो ऑब्जेक्शन करता है, कहता है कैलकुलेटर को P&L में डालो, यानी बाय अकाउंटेंट। अकाउंटेंट तो क्या चाहता है कि इसे आप कैलकुलेटर को बैलेंस शीट में दिखाओ, कैलकुलेटर 400 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे, ठीक है, डेप्रिसिएशन काट दो। और जबकि बाय सीए यानी ऑडिटर वो कहता है कि इसको P&L में डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। वो कह रहा है बैलेंस शीट में कैलकुलेटर नहीं आएगा, कैलकुलेटर को कहां डालो, कैलकुलेटर अकाउंट 400। तो कौन सही है, सीए साहब सही है। वो कह रहा है बताओ सीए जो है कौन से काउंटिंग कंसेप्ट को रेफर कर रहा है, सीए क्यों कह रहा है इसे सेट में ना दिखाओ चाहे लाइफ 5 ईयर है, कैलकुलेटर को क्यों, क्योंकि अमाउंट क्या है, एस अमाउंट इज स्मॉल अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी। 50 लाख की सेल है, अच्छे खासे प्रॉफिट है, बड़ी कंपनी है, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी
साइज ऑफ कंपनी 50 लाख की सेल है कंपनी की, बड़ी कंपनी है, तो इस छोटे अमाउंट को क्या 80 का डेप्रिसिएशन लगाओगे, एसेट्स में दिखाओगे, क्या जरूरत है? अमाउंट बहुत छोटा है, उठाओ डालो P&L में। कौन सा कंसेप्ट है ये? मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है जो अमाउंट इममेटीरियल है, इंपॉर्टेंट नहीं, बड़ा अमाउंट नहीं है साइज ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंग, उसको डालो P&L में। क्योंकि क्या इस 80 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे 320, फिर 80 का, फिर बची हुई आ जाएगी 240? नो, अमाउंट बहुत ही छोटा है, कंपनी लाखों में सेल है, अच्छे प्रॉफिट वाली है, तो 400 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कंपनी के अकॉर्डिंग, इसलिए इसे P&L में डालना सही है, खर्चा मान लो, क्योंकि इससे कोई यूजर की अंडरस्टैंडिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ऐसी फालतू में डिटेल लिखते जाओगे जिसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। तो इट इज टू बी राइटिंग ऑफ इमीडिएटली। तो CA साहब का क्या है, जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही है, ड्यू टू मेटीरियलिटी कंसेप्ट, क्योंकि अमाउंट मेटीरियल नहीं। जो ये मेटीरियलिटी है ना, डिपेंड करता है, एक छोटा सा आदमी है जो स्कूल में बच्चों की टॉफी गोली चूरन बेचता है, उसके लिए तो हो सकता है कैलकुलेटर बड़ी सेट हो, वो सेट में दिखा के डेप्रिसिएशन लगाए, लेकिन जो लाखों वाली कंपनी, उसके लिए अमाउंट मटेरियल नहीं, बड़ा नहीं, तो वो उसे क्या कर देगी? राइट ऑफ। कैलकुलेटर, स्टेपलर, ऐसे छोटी छोटी चीजें ना, छोटी छोटी सेट्स कई साल चलती हैं, तो उनको आप इमीडिएटली राइट ऑफ कर सकते हो ड्यू टू मेटीरियलिटी कंसेप्ट, क्योंकि वो अमाउंट मटेरियल नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द अकाउंटिंग कंसेप्ट? तो इसमें मेटीरियलिटी डी ऑप्शन में था, क्वेश्चन नंबर 9 में। 10, विच ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रिक्वायर द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग काउंट? ट्रेडिंग काउंट में आप क्लोजिंग स्टॉक राइट साइड में क्यों लिखते हो? ताकि मैचिंग सही हो। अगर मान लो मैंने माल खरीदा, परचेज किया यहां पे 30 लाख, 30% बच गया, 30 लाख का 30% बच गया 9 लाख, 70% अपन ने सेल कर दिया, 70% गुड सोल्ड, 70% आपने 25 लाख का बेच दिया। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा तो परचेज 30, सेल 25, लॉस आ जाएगा 5 लाख, जबकि ये सही नहीं है। हमने सारा माल 30 वाला थोड़ी बेचा है 25 में, हमने उसका 70% बेचा है 21 लाख वाला, तो 21 वाला 25 में बेचा तो प्रॉफिट आएगा। यानी कहने का मतलब, अगर स्टॉक नहीं लिखूंगा तो परचेज लेस नहीं होगी। क्रेडिट करना स्टॉक मतलब परचेज में लेस करना, इसकी सही एंट्री तो अपन यही करते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एक ही बात है। इसको क्रेडिट करना मतलब परचेज में से लेस करके शो करना। कई बार टीवी के अंदर होता है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट क्रेडिट, तो वो परचेज पहले ही काट के दे देता है 21 लाख और क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है 9 लाख। कई बार स्टूडेंट रट्टे लगाते हैं ना कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में हो तो 2 बार लिखना है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट में, एक अंदर हो टीबी के तो एक ही बार लिखना है बैलेंस शीट। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि स्टॉक परचेज में से कम हो चुका है। टीबी के अंदर आया कैसे? ये एंट्री हो के आया, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। अब परचेज सीधे ही 21 लिखते हो ना, तो ये परचेज को ठीक करने के लिए, एडजस्टेड परचेज बनाने के लिए, क्रेडिट नहीं करोगे तो सही प्रॉफिट नहीं आएगा। अब सही है, 30 लेस करके दिखा दो 9 या इधर शो कर दो, तो अब आप देखोगे सही में प्रॉफिट कितना आया, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट सही में 4 लाख आ गया। सही है, इस तरह से ये कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। क्यों स्टॉक क्रेडिट करना? ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग करते हैं ना, मैचिंग का मतलब क्या है? रेवेन्यू इनकम निकालते हैं आप, रेवेन्यू विद एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू विद एक्सपेंडिचर कंपेयर करते हो ना, सही प्रॉफिट इनकम तो ही आएगा। रेवेन्यू को किससे मैच करवाना है? एक्सपेंडिचर से। तो मैचिंग सही करनी है तो स्टॉक को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। वो पूछता है कौन सा कंसेप्ट है, तो आप कहेंगे मैचिंग कंसेप्ट है। क्लियर? बोलो, किसी को भी डाउट? मैचिंग कंसेप्ट की वजह से ऐसा होगा। चलो क्वेश्चन 11, एक्स ऑफ दिल्ली ने परचेज की मशीन 10 लाख की,
फ्रेट लगा 2 लाख, रास्ते का इंश्योरेंस लाते हैं ना, कोई ट्रक का एक्सीडेंट ना हो जाए, रास्ते में मशीन आ रही है, सपोज बॉम्बे से आ रही है तो सिरसा आनी है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते एक्सीडेंट ना हो जाए, तो रास्ते का इंश्योरेंस हो जाता है मशीन का, जो सिर्फ 2 दिन 3 दिन का हो जाता है, ट्रक से यहाँ पहुँचने तक सेफली आ जाए, रास्ते में कोई लॉस हो तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ऐसे कहता है वो मशीन बिजनेस के लिए है और एट द एंड उस पर 1,50,000 का साल के एंड में डेप्रीसिएशन लगाना है, मार्केट वैल्यू मशीन की 11 लाख, तो कॉस्ट ऑफ मशीन बताना कितनी, परचेज कॉस्ट कितने रुपए की मशीन की, क्वेश्चन नंबर 11 में परचेज कॉस्ट 10 लाख, फ्रेट कैपिटलाइज करेंगे, मशीन में जोड़ेंगे फ्रेट लाने का 2 लाख, ट्रांजिट इंश्योरेंस रास्ते का इंश्योरेंस भी जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, कितने रुपए 1। ऐसा है, वैसे मशीन पहुंच गई, उसका अगले साल के लिए इंश्योरेंस के साल में कोई लॉस ना हो, आग ना लगे, वो तो P&L में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रूटीन का खर्चा, लेकिन ये रास्ते का इंश्योरेंस है, 2 दिन 4 दिन का, बस सेफली पहुंच जाए, मशीन प्रेजेंट लोकेशन में आने तक के सारे खर्चे क्या होते हैं, कैपिटलाइज। तो मशीन कितने की होगी 13 लाख, इसमें क्या लगा देंगे आप, डेप्रीसिएशन 150, तो आपकी वैल्यू ऑफ मशीन इन बैलेंस शीट कितनी बचेगी, 11,50,000। हमें कहने लगा इसका मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन कितना रह गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन 11 लाख, तो हम बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे 11, नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में होता है वो कॉस्ट और एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, वो क्लोजिंग स्टॉक में होता है, ये फिक्स असेट्स है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लगता है कि किस पे शो करो, कि भाई ये जो नॉन करंट असेट्स हैं, यानी कि आप इन्हें फिक्स असेट्स कह सकते हैं, इनको किस पे शो करते हैं, एट कॉस्ट, डेप्रीसिएशन काट सकते हो, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब फिक्स असेट्स का नहीं है, रेट कम हो गया डजंट मैटर। क्लियर, बोलोगे डाउट, डेप्रीसिएशन 150 कट करके 1150 वैल्यू शो की जाएगी, सी ऑप्शन। इसका मार्केट में रेट मैटर नहीं करता, वो स्टॉक के लिए होता है विच एवर इज लेस, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्योंकि वो अपना बिजनेस का स्टॉक है, बिजनेस का सामान है, ये बिजनेस का सामान नहीं, बल्कि ये क्या है, अपनी एसेट, फिक्स एसेट्स। कॉस्ट कंसेप्ट लगता है, गोइंग कंसर्न कहता है लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, दैट्स वाई कॉस्ट कंसेप्ट लगता है, कॉस्ट पे शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है 12th में। देखो 31 मार्च 2022 को अर्श ने की मशीन 1 लाख की पड़ी है डेप्रीसिएशन के बाद, जिसकी यूजफुल लाइफ क्या है, खत्म। एक मशीन आफ्टर डेप्रीसिएशन कितने की बची है, 1 लाख, उसकी कॉस्ट बची है, बची हुई, और कहता है ये एक रिटायर्ड असेट्स है। रिटायर्ड असेट का मतलब इसकी यूजफुल लाइफ क्या हो चुकी है, यूजफुल लाइफ कम्स टू एन एंड, खत्म हो चुकी है। अब ये असेट्स हेल्ड फॉर सेल है, बिका हुआ है, अब ये यूज के लायक नहीं है, हेल्ड फॉर सेल। अब ये लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म यूज के लिए है क्या, नहीं, अब लंबे टाइम यूज नहीं होनी, गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो लगाते हैं ना, इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि अब ये यूज के लायक नहीं, लाइफ खत्म, तो इसके ऊपर कॉस्ट कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न नहीं लगने से कॉस्ट कंसेप्ट भी नहीं लगेगा, कॉस्ट पे नहीं दिखाएंगे इसे, इसको किस पे दिखाएंगे, रियलाइजेबल कंसेप्ट लगेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे शो करेंगे। अब ये बिकाऊ असेट है, एनआरवी पे शो करेंगे, एट एनआरवी एज इट इज रिटायर्ड असेट्स। ये यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है, अब इसकी रिटायर्ड असेट है, इसलिए इसे किस पे दिखाएंगे, एनआरवी। एनआरवी इस मशीन की कितनी रहेगी, 90, तो बैलेंस शीट में कितना आएगा, इन बैलेंस शीट 90,000 आएगा। 10,000 का P&L में लॉस डेबिटेड, कितने रुपए का, 10। जर्नल करो तो इसकी 10,000 पे लॉस डाल देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000,
टू मशीन, मशीन का लॉस P&L में चला जाएगा 10। मशीन को बैलेंस शीट में किस पे दिखाएंगे? रियलाइज वैल्यू पे। कॉस्ट कंसेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉस्ट इंटर रिलेटेड है। लॉन्ग टाइम यूज की एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाते हैं, प्री यूज की कहां रही, इसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी? खत्म। बिकाऊ सेट है, हेल्ड फॉर सेल, इसको अब सेल रियलाइज वैल्यू पे दिखाओ, इसको अब आप कॉस्ट कंसेप्ट से अलग कर दो, वो अब एप्रोप्रिएट नहीं है। क्लियर ना? अब इस पे डेप्रिसिएशन लगना, इसको बेचना है, ठीक है, तो नेट रियलाइज वैल्यू पे शो करो। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आंसर 90,000 बी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं, क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कह रहा है बार गुड्स वापस कर रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ पुअर क्वालिटी, सेंड अ नोट अलोंग विद गुड्स। मान लो हम सिरसा ट्रेडर हैं, हम सिरसा ट्रेडर हैं, बायर, हमारी बुक्स हैं सिरसा ट्रेडर की। हम माल किससे खरीदते हैं? दिल्ली ट्रेडर से। ये कौन है? सप्लायर, क्रेडिटर कह लो, सप्लायर कह लो, जिससे माल खरीदते हैं, ठीक है, उसका अकाउंट बना रहे हैं आप, ठीक है। आप इनसे माल खरीदते हैं तो क्या करेंगे? बाय परचेज अकाउंट, जितना सामान खरीदेंगे इधर लिखेंगे, क्रेडिट परचेज करेंगे तो पैसे देने हैं ना अपने। अगर हम इनको माल वापस करेंगे तो क्या करेंगे? दिल्ली ट्रेडर टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। जितना भी माल वापस करेंगे वो इधर परचेज रिटर्न। आप दिल्ली वालों का अकाउंट कम कर दोगे ना। सपोज हमने ₹1,00,000 का सामान खरीदा, 10,000 का वापस भेज दिया या 9,000 का वापस, तो देने कितने नेट कम हो जाएंगे? 1 लाख में से 9 कम होके 91 रह जाएंगे। तो हम सेंडर हैं, बायर कौन है यहां पे? सिरसा ट्रेडर, सिरसा ट्रेडर बायर है। और ये कह रहा है बाहर सामने वाली पार्टी को कौन सा नोट भेजेगा? तो ये कौन सा नोट भेजेगा? सेंडिंग नोट टू सप्लायर। सप्लायर कौन है यहां पे? दिल्ली ट्रेडर। आप दिल्ली ट्रेडर को, दिल्ली ट्रेडर सप्लायर है, कौन सा नोट भेजेंगे दिल्ली ट्रेडर को? जब आप नोट भेजेंगे कौन सा, तो आप सेंडर हो। सेंडर कौन है नोट का? सिरसा ट्रेडर। वो दूसरी पार्टी को क्या कर रहा है? डेबिट ना, तो आप कौन सा नोट भेजेंगे? डेबिट नोट। याद दिलाओगे कि हमने आपका अकाउंट क्या कर दिया साहब? डेबिट कर दिया है। आप कौन सा नोट भेजेंगे? डेबिट नोट। वो भेजते दिल्ली ट्रेडर वाले, तो वो हमें सिरसा ट्रेडर टू क्या करते हैं? वो दिल्ली वाले सिरसा ट्रेडर का अकाउंट बनाते, सिरसा ट्रेडर्स अकाउंट। बुक्स किसकी? बुक्स ऑफ दिल्ली ट्रेडर। दिल्ली ट्रेडर वाले सप्लायर की बुक्स में सिरसा ट्रेडर का अकाउंट बनता तो 2 सेल्स, 1,00,000 रुपए, और उनको वापस मिलता तो बाय सेल रिटर्न कितने रुपए? सपोज 9,000। ये फिगर मैंने अब इमेजिनरी ली है। वो हमें कौन सा नोट भेजते? अगर वो भेजते दिल्ली वाले, तो वो हमारा अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो वो कौन सा नोट भेजते? क्रेडिट नोट। पर क्वेश्चन में सप्लायर के एंगल से पूछा ही नहीं, उसने पूछा किसके एंगल से? बायर। तो बायर क्या कर रहा है सामने वाले दिल्ली ट्रेडर को? बायर सिरसा ट्रेडर डेबिट। तो कौन सा नोट भेजेगा? डेबिट नोट। सेंडर कौन है? नोट भेजने वाला कौन है? सेंडर कौन है? सिरसा ट्रेडर बायर। तो वो जो नोट भेजेगा वो कौन सा होगा? वही जो सामने वाली पार्टी को डेबिट क्रेडिट करोगे। वो सामने वाले को डेबिट कर रहे हो तो कौन सा नोट भेजोगे? डेबिट नोट। इसका करेक्ट आंसर है। फिर भी डाउट हुआ, यू कैन कॉल मी, इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट का। कोई और नोट यूज नहीं होता, बिल वगैरह या कोई और रिफंड नोट, नो, डेबिट नोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। एस ने अपना प्रॉफिट कितना शो किया? नेट प्रॉफिट मार्च 22 का नेट प्रॉफिट शो किया है इन्होंने 6 लाख का। ओके, फिर कह रहा है इनकी फिगर जो आई है ना, ये चीजें रेवेन्यू में चार्ज कर ली, ये डेबिट कर ली। जो ये अमाउंट है, कह रहा है कार खरीदी 130 की, व्हीकल एक्सपेंसेस मान लिया। तो भैया व्हीकल एक्सपेंसेस थोड़ी थी, कार एक असेट है, ट्रीटेड एज एक्सपेंस, व्हीकल एक्सपेंस गलत है,
ये एक असेट है, बैलेंस शीट की सेट्स में जाएगी, ना कि P&L का खर्चा मान लिया, रेवेन्यू में से काट लिया, गलत है, जोड़ो प्रॉफिट बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है भूल गया है बिजली का आउटस्टैंडिंग बिल, भूल गया है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ओमिटेड, कितना ओमिटेड कह रहा है 2 महीने का ओमिटेड है, 10,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग 2 मंथ्स का कितना, ये लगाओगे इलेक्ट्रिसिटी बिल टू आउटस्टैंडिंग बिल लगाओगे तो करेक्ट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट ठीक होके कितने आ जाएंगे, इसको कर लो 710 आ जाएंगे। एक एक्सपेंडिचर भूल गया 10,000 पर मंथ 2 महीने का, वो ठीक कर लो, और एक जो कार खरीदी उसको एक्सपेंडिचर में डाल दिया है वो ठीक कर लो, तो अमाउंट हमारा सही हो जाएगा 710। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वाइल पासिंग द एंट्री ऑफ बैड डेट्स, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, आपने किसी से पैसे लेने हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मैं कह रहा हूं एक डेटर है अपना 1 लाख, उसका बैड डेट्स डालना है 10,000, तो क्या एंट्री डालोगे, बैड डेट्स अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है डेबिट, मान लो 9,000 या जो भी कितना भी 20,000 कह दे चलो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 20, टू डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, डेटर कम हो जाएंगे ना, नेक्स्ट एंट्री होगी बैड डेट्स कहां से चार्ज करेंगे, या तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, या अगर प्रोविजन नहीं बनाया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैड डेट्स। ये नहीं करनी आपको, तो सिर्फ एक जर्नल एंट्री बतानी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो अगली एंट्री है फाइनल अकाउंट की, ये एंट्री बैड डेट्स डेबिट नॉमिनल अकाउंट है, टू डेटर्स, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा जब आप बैड डेट्स की एंट्री पास करेंगे, डेटर अकाउंट, यानी डेटर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, डेटर अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी, बैड डेट्स टू डेटर। बस आपको ये एंट्री पास करनी है जर्नल में, बैड डेट्स टू डेटर। ओके, नेक्स्ट एंट्री फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ये बैड डेट्स एक नॉमिनल अकाउंट है P&L में, या प्रोविजन बना हुआ है बैड डेट्स का, तो वहां से एडजस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर ए ने कंप्यूटर खरीदा, 60,000 का कंप्यूटर खरीदा, कह रहा है 10,000 डाउन पेमेंट दे दी उसी वक्त और 50,000 का बीपी एक्सेप्ट कर लिया, 2 महीने बाद देंगे, तो क्या होगा, आपने कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 60 टू कैश, कैश बुक में डाल देना कंप्यूटर टू कैश, 10,000 डाउन पेमेंट दे दी, कैश बुक में डाल देना कंप्यूटर टू कैश, बाकी 50 की आप एंट्री जर्नल में डाल देना, कंप्यूटर टू बीपी, टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000 बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड, ठीक है, 10,000 पेड इन कैश एंड फॉर बैलेंस अमाउंट 50,000 बीपी एक्सेप्टेड। ओके, इसका इफेक्ट बताओ, अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं, असेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये इक्वेशन बनाऊं अगर, तो मेरे पास कंप्यूटर बढ़ेगा, ठीक है, और कैश में क्या होगा, कम, कंप्यूटर में तो कितने बढ़ गए 60, कैश में कम हो गए कितने 10, क्लियर, कैपिटल का कुछ पता नहीं, लेकिन लायबिलिटी बीपी कितना बढ़ जाएगा, बीपी 50, यानी नेट असेट्स में 60 का कंप्यूटर बढ़ेगा, 10 का कैश कम, 50,000 पे एसेट्स में क्या होना है, प्लस होना है, इधर से लायबिलिटीज में क्या है, लायबिलिटीज में बीपी प्लस होना है, कितने रुपए 50, तो अपना ये टैली हो जाएगा, लायबिलिटी में बीपी आ जाएगा 50, असेट्स में 60 का कंप्यूटर, 10 का कैश एडजस्ट होके कितना बढ़ेगा असेट्स में 50, तो ऑप्शन देखो, असेट्स इंक्रीज 50 करेक्ट है, असेट्स इंक्रीज 60 गलत, असेट्स इंक्रीज 50 एंड कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी इंक्रीज 50 बिल्कुल सही, असेट्स भी बढ़ेंगी और लायबिलिटी भी 50 की बढ़ेंगी, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूं क्योंकि मैं जूम कर रहा हूं, आप लोगों ने काफी कुछ ये पढ़ा है, रिवाइज किया, एग्जाम ड्यू है,
तो अगर फिर भी डिटेल में अगर किसी को जानना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 17 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत क्या है? 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, पहचानो। ऑल पर्सनल और रियल अकाउंट आर ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट इज कंसीडर एज इवेंट। बिल्कुल सही। बचे हुए डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, बची हुई डेप्रिसिएशन वगैरह कम करके एसेट्स, बचा हुआ स्टॉक, बैलेंस शीट में जो चीजें आती हैं ऑल आर कंसीडर एज इवेंट। बिल्कुल सही कह रहा है। सेकंड, बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक कह रहा है। ट्रेडिंग P&L या रेवेन्यू अकाउंट कह लो, उसमें आते हैं सारे नॉमिनल, खत्म हो जाते हैं। सही कह रहा है। सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट, करेक्ट। सभी का अलग अलग अकाउंट बनता है, लेजर में अलग अकाउंट ओपन होता है, करेक्ट। रेंट एक पर्सनल अकाउंट है, गलत। रेंट अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट, ये कह रहा है पर्सनल है। और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या है? ये कह रहा है जी ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ये कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है, डी ऑप्शन। रॉन्ग पूछा था तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है रेंट, और आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, उल्टा दिया था। तो रॉन्ग क्या है स्टेटमेंट? डी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गुड्स 7000 का टेकन बाय प्रोप्राइटर, कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, कितने रुपए का है वो सामान? 7000। मार्केट वैल्यू उसकी कितने रुपए? 8। मार्केट से क्या लेना है? हमें तो एंट्री करनी होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। प्रोप्राइटर ले गया है तो जो खरीदा माल कम हो जाएगा 7000, और कैपिटल में से कट जाएगा ड्रॉइंग 7। मार्केट में गलत। अगर आप ये डी एंट्री देख रहे हैं ना कोई इसकी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 8 टू परचेज कितने रुपए की? 7 टू प्रॉफिट एंड लॉस 1, डी ऑप्शन। अगर कोई देख रहा है सर ये भी ठीक लग रही, गलत। दुकान खुद से कमा नहीं सकती, याद रखना। बिजनेस कांट अर्न फ्रॉम ओन प्रोप्राइटर। बिजनेस अपने ही प्रोप्राइटर से फायदा कैसे कमा सकता है? ये गलत एंट्री है। ड्राइंग हमेशा किस पे होती है? परचेज कॉस्ट पे होती है। सेल लिखना गलत है। ये दुनिया को बेचा गया, प्रॉफिट कमाया गया, इसमें सेल नो। ये किस पे होगी? कॉस्ट पे। जो माल खरीदा वो कट हो जाएगा। इस एंट्री का मतलब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कम हो जाएगा, परचेज में से कट जाएगा 7, तो दुनिया को बेचने के लिए माल अवेलेबल क्या हो जाएगा? कम। तो ये एंट्री बिल्कुल सही है, ड्राइंग काउंट डेबिट टू परचेज। एंट्री नंबर सी 7000। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19, एक्स ने 90 डेज उधार पे वाई से 20,000 का सामान खरीदा। वो कह रहा है 1000 डिस्काउंट दे दूंगा मैं तुम्हें, ट्रेड डिस्काउंट। परचेज कितने रुपए की? 20। उसमें से वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, कितने रुपए का ट्रेड डिस्काउंट? 1000 का। ठीक। वो कह रहा है 500 कैश डिस्काउंट दे दूंगा, तुम 19,000 पे है ना 19, 500 और छोड़ दूंगा इफ यू पे द अमाउंट विद इन 30 डेज। सपोज आपने 30 डेज में पे कर दिया तो आपको 500 रुपए क्या मिल जाएगा? कैश डिस्काउंट। ये 19,000 रह गया ना, लेकिन अगर आप और जल्दी दे दोगे टाइम पे तो 500 रुपए ऑफ। कैश पेड कितने रुपए? 18। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं हमारी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट तो कितने रुपए है? 19 ना। परचेज डेबिट 19 टू क्रेडिटर या सप्लायर 19। आप उसको इमीडिएटली पे करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 19 टू डिस्काउंट कैश डिस्काउंट 500 टू कैश या बैंक दे देंगे 18,500। ये जर्नल है, चाहे आप यहीं इमीडिएटली दे दिया यहीं पुट कर दो, पर परचेज में तो 18,500 नहीं आने वाला। परचेज में 19 और क्लोजिंग स्टॉक में भी गुड्स कितने का जाने वाला है? 19। सामान तो 19 का है। ये 500 डिस्काउंट P&L में क्रेडिट होता है 500 रुपए।
ये सामान की कॉस्ट में से कट नहीं होता। कॉस्ट ऑफ गुड्स तो कितने रुपए की, कॉस्ट ऑफ गुड्स तो 19,000 की ही मानी जाती है। कैश डिस्काउंट तो जल्दी पेमेंट के बदले में मिलता है और वो कहां क्लासिफाई होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। सामान की कॉस्ट परचेज में ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आएगा, 19। जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसमें तो परचेज कितनी आएगी, 19। और क्लोजिंग स्टॉक अगर ये नहीं बिका तो क्लोजिंग स्टॉक में भी ये 19 ही जाएगा। वो जो 500 रुपए इनकम है डिस्काउंट, वो कहां आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो कॉस्ट में से कट नहीं होता। तो 19 का ऑप्शन पूछ रहा है कि गुड्स की वैल्यू स्टॉक में कितनी आएगी, तो सी ऑप्शन 19,000, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, 19,000। क्लियर। चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। अच्छे क्वेश्चन है, आपको सारा जो थ्योरी टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखना। गोयल ने परचेज किया 50 का माल दूसरी स्टेट से, उस सामान पे 6% CGST और 6% SGST है। सामने वाला वर्मा से खरीदा है, वो आपको 5% क्या दे रहा है, डिस्काउंट। अगर आप विद इन मंथ दे दें, सपोज आपने विद इन मंथ दे दिए, तो ऐसा है आप परचेज की एंट्री तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 50। दूसरी स्टेट से खरीदने हैं तो इनपुट IGST डेबिट कर दो। 50,000 का 6% प्लस 6% 12% कितना हो जाएगा, 6। टू वर्मा, वर्मा को 56 देना। अब आप वर्मा को पेमेंट देंगे 56, वो आपको 5% क्या दे रहा है, डिस्काउंट। तो वर्मा क्या 56 पे डिस्काउंट दे देगा, टैक्स का अमाउंट तो सरकार को जाना है, उस पे थोड़ी डिस्काउंट देगा। वो किस पे डिस्काउंट देगा, 2500 इस अमाउंट पे। ये तो सरकार को जाना है टैक्स, आउटपुट जो आपसे लेगा वो आपको सरकार को देगा आपसे लेके, उस पे कोई डिस्काउंट नहीं। टू कैश बैंक वर्मा जी को आप 53,500 दे देना, 56,000 माइनस 2,500, वर्मा जी को आप 53,500, क्योंकि टैक्स का अमाउंट तो सरकार को देना है, वो अपनी बुक्स में आउटपुट टैक्स लेगा आपसे 6 और सरकार को पे करेगा, तो वो थोड़ी डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होगा, ओरिजिनल अमाउंट पे मिलेगा डिस्काउंट। तो क्लियर है ना, पढ़ा है आपने अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की डिस्कशन करते हैं। क्या, फी फॉर नेक्स्ट ईयर कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट इन एडवांस बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो कोचिंग वाले कैश या बैंक डेबिट करेंगे तो फीस अगले साल की है, इस साल की नहीं। तो फीस रिसीव्ड इन एडवांस उसको लिख दो, या इसे अनअर्न्ड फीस अकाउंट में डाल दो, बस ये एंट्री होगी। बीइंग फीस रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर, ये कहां जाएगी फीस, जितने भी रुपए की, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड फीस, ये अनअर्न्ड फीस है, लाइबिलिटी अगले साल की फीस है, तो लाइबिलिटी। ट्वेंटी सेकेंड डैश इज प्रिपेयर टू सर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए क्या, ट्रायल बैलेंस, जिसे आप शॉर्ट में टीवी। टीबी टैली होना गारंटी नहीं है ना, पढ़ते हैं टीबी टैली होना इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ दैट एवरीथिंग इज करेक्ट। यानी आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, ट्रायल बैलेंस मिल गया, इस बात की गारंटी नहीं कि सब कुछ सही है। टीबी टैली होने से भी गलतियां रह जाती हैं, जैसे एक एंट्री पूरी भूल गए उधार परचेज सेल की, डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए। आप कितनी एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट में टीबी के नीचे, वो सारी भूली हुई एंट्री है, तब भी टीबी टैली होता है ना। टीबी ट्रायल बैलेंस टैली होना डजंट मीन दैट एवरीथिंग इज करेक्ट, नो।
फिर टीवी बनता क्यों है? कम से कम ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए तो दिल को तसल्ली है ना कि कम से कम फिगर 5000 को 500 या 15000 नहीं लिखा, डेबिट को क्रेडिट नहीं किया, वरना तो टैली ना होता, सस्पेंस बनाते। तो टीवी टैली होना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का एक एग्जाम्पल है कि कम से कम अर्थमेटिकल, क्लैरिकल एरर नहीं है, क्लैरिकल कह लो या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करवाता है, इसलिए बनाते हैं। लूज पेपर पे बनता है, किसी बुक में नहीं बनता, ये लूज पेपर पे बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। कह रहा है नेचर ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? बैंक अकाउंट जैसे कि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक एटसेट्रा, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कुछ लोग रियल लिख देते हैं, कैश इक्विवेलेंट मान, कैश एक रियल अकाउंट है, जो कैश है ना वो एक रियल अकाउंट है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है बैंक का। जब भी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं? बैंक द रिसीवर, बैंक द रिसीवर पर्सनल अकाउंट है। कैश व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट है, कैश व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल है। 23rd क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज डैश एंड द डैश ऑफ ऑल अकाउंट, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, शॉर्ट में मैं टीवी लिख रहा हूं, ट्रायल बैलेंस हर चीज का डेबिट और क्रेडिट ही तो दिखाता है ट्रायल बैलेंस। हाँ, सारे चाहे नॉमिनल है, चाहे रियल है, चाहे पर्सनल, सबका डेबिट होता है, ये सभी का, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, सभी का डेबिट, सभी का क्रेडिट दिखाता है। बैलेंस शीट में होते हैं सिर्फ रियल और पर्सनल, लेकिन नॉमिनल अकाउंट सारे ट्रेडिंग P&L, लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो दोनों आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी, एसेट्स और लायबिलिटी भी। तो नॉमिनल, पर्सनल, रियल सब डेबिट क्रेडिट के बैलेंस दिखाता है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहना डेबिट क्रेडिट को, डेबिट क्रेडिट वर्ड ही हम लगाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। चलो 25, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी गलत है वो बताना है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, ये तो सही है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। हाँ, बैलेंस शीट भी तो एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं, बिल्कुल सही। समरी बताती क्या डेबिट क्या क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में, तो एक अकाउंट नहीं है, अकाउंट में तो टू लिख के बाय लिख के डेबिट क्रेडिट करते हैं। बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस बोथ आर स्टेटमेंट्स। ओके, सही है, ये तो गलत बताना है। ट्रायल बैलेंस कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, गलत। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंट बनाओ तो हर रोज का टीवी देख सकते हो, कंप्यूटर बनाता है। वैसे भी अगर एक एंट्री भी की आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाया 1 लाख, इसका भी टीवी बन जाएगा। ट्रायल बैलेंस एक ही एंट्री का, क्या, कैश डेबिट 1 लाख, कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। ट्रायल बैलेंस हर एंट्री का, हर दिन का, हर महीने का, या 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, या साल के एंड में कभी बना लो। सिर्फ ये कहना कि टीवी सिर्फ ओनली साल के एंड में बनता है, गलत। कभी भी बनाया जा सकता है। टीवी बनने से बीच में बना लो तो कम से कम ये है कि अभी तक जो अपन ने एंट्रीज की हैं रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, उनमें गलती नहीं। सीधा साल के एंड में बनाओगे तो साल के एंड में इकट्ठा ही पता लगेगा क्या क्या एरर है। तो कंप्यूटराइज अकाउंट में तो हर रोज का देख सकते हो, कंप्यूटर अपने आप बनाता है, हेड दिए होते हैं उसे अपने सारे, बनाता रहता है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, परचेज, असेट्स, लायबिलिटी के ट्रायल बैलेंस डेली आप भी बना सकते हैं। ये कहना कि भाई साल के एंड में बनता है, गलत। तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा था, ये गलत है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट ऑफ टीवी इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, बात कर ली। ट्रायल बैलेंस अग्री कर गया, टैली हो गया, डजंट मीन एवरीथिंग इज करेक्ट, गारंटी नहीं है। बहुत सी एंट्री हम भूल जाते हैं तो भी टीवी टैली हो जाता है। या एरर ऑफ प्रिंसिपल,
मान लो बिल्डिंग की रिपेयर करवाई तो रिपेयर टू कैश करना था, कर दिया बिल्डिंग टू कैश, तो डेबिट क्रेडिट तो कर दिया ना, टीबी टैली, जबकि गलत है। तो टीबी टैली होना गारंटी नहीं है कि एवरीथिंग इज करेक्ट एक्यूरेट, तो ये सही बात है, स्टेटमेंट सही है। ट्रायल बैलेंस विल टैली इवन इफ कोई एंट्री 2 बार कर दी, ट्वाइस इन द लेजर। हाँ, राम को सामान बेचा 2 बार लिख दिया, राम डेबिट टू सेल, राम डेबिट टू सेल, या सेल बुक में 2 बार लिख दिया तो सेल अकाउंट में भी 2 बार चला गया, राम में भी, तो दोनों में डेबिट क्रेडिट डबल चला गया, तो टीबी टैली हो जाएगा, इधर राम डेटर ज्यादा उधर सेल ज्यादा, टीबी टैली हो जाएगा। हाँ, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गलत क्या थी कि टीबी सिर्फ साल के एंड में बन सकता है, वो गलत था, कभी भी बन सकता है। 26 यानी ऑप्शन बी गलत स्टेटमेंट थी। 26 BR 2500 का डेटर से मिला तो क्या एंट्री करते हो, BR डेबिट 2500। कितने लेने थे डेटर से आपने, 2 डेटर या अकाउंट रिसीवेबल 2750। डिस्काउंट कितने रुपए का था, डिस्काउंट था 250। ओके, व्हेन BR रिसीव, व्हेन BR रिसीव्ड, जब BR मिला तो आपने ये एंट्री की। लेकिन अब BR डिसऑनर हो गया, तो BR डिसऑनर होगा तो कहां जाओगे, क्या ये एंट्री BR बुक में गई, हाँ BR बुक में लिख लो। अगर BR बुक नहीं लगाई या तो ये BR बुक में आ जाएगी, और BR बुक नहीं लगाई तो जर्नल में आ जाएगी। लेकिन डिसऑनर की एंट्री तो कहां जाने वाली है, डेटर अकाउंट डेबिट 2750। डिस्काउंट कैंसिल करो, डिस्काउंट कैसा, जब पैसे ही नहीं मिले, अगेन आप उस डेटर का BR क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये एंट्री कहां जाएगी, ये एंट्री जर्नल में जाने वाली है, जर्नल ओनली, जर्नल में। चाहे BR बुक लगाइए तब भी, BR बुक सिर्फ BR रिसीव की बात करती है, BR रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बस BR आने की बात करती है और कोई नहीं। तो जर्नल में जाएगी डिसऑनर की एंट्री। क्लियर, चाहे BR बुक लगाओ चाहे ना लगाओ, डिसऑनर की एंट्री कहां जाने वाली है, जर्नल में। क्या एंट्री होगी, नॉलेज के लिए मैंने बता दी क्या एंट्री होगी। क्लियर। 27th क्वेश्चन, शिवम ने बिल्डिंग खरीदी 50 लाख रुपए की, बिल्डिंग परचेज की शिवम ने 50 लाख रुपए। ओके, फिर कह रहा है कि उसको गिराने का, ऐसा ना पुरानी बिल्डिंग थी उसे डीमोलिश करने का खर्चा, डीमोलिश क्योंकि उस पर मॉल खड़ा करना है, डीमोलिश करने के, गिराने के, डायनामाइट लगा के उड़ा देते हैं या जैसे भी गिराना है 1 लाख। फिर कह रहा है जी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया मॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल, कंस्ट्रक्शन पे कितना पैसा लग गया, 35 लाख, बिल्डिंग में ही ऐड होगा, यस। कहते हैं इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के खर्चे कहां जाते हैं, इनॉग्रेशन के एक्सपेंसेस कहां जाएंगे, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एडवर्टीजमेंट के खर्चे माने जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ना कि कैपिटलाइज 30,000 रुपए, बिल्डिंग में नहीं जुड़ेंगे। और कहता उसका इंश्योरेंस मॉल का, इंश्योरेंस ऑफ मॉल बिल्डिंग, कोई रास्ते में मशीन लाने का इंश्योरेंस नहीं है, बिल्डिंग का रूटीन बीमा है कि कल को कोई नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ये भी कौन सा एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहां डेबिट होगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नहीं जाएगा मशीन में तो बिल्डिंग में, बिल्डिंग की कॉस्ट 86 लाख बैलेंस शीट में आएगी, इन बैलेंस शीट 86 लाख। बोलो कोई डाउट, ये दोनों खर्चे रेवेन्यू है, कैपिटलाइज नहीं होंगे। बिल्डिंग खरीदी खंडर गिराने का और उसे बनाने का खर्चा क्या होगा, कैपिटलाइज। तो बैलेंस शीट में 86 लाख जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं, नेचर ऑफ BR अकाउंट। BR अकाउंट हो चाहे BP, ये एक पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी से पैसे लेने हैं, लेके आना है गुड़िया को लेके आना है, गुड़िया को लेके आना है। चलो BR अकाउंट क्या, एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो आप देखो जैसे मान लो BR मिला, BR अकाउंट डेबिट टू राम किया आपने,
तो ये रिप्रेजेंट करता है कि 10,000 का बिल है मान लो, तो राम से पैसे लेने हैं, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, BRBP पर्सनल अकाउंट है। इसे लोग रियल लिख देते हैं, नो, ये रिप्रेजेंट करता है किसको लेने और किसको देने हैं, लाइक डेटर क्रेडिटर, ये पर्सनल अकाउंट है। ओके 29 यानी पर्सनल अकाउंट बी ऑप्शन। 29 सुमित ने बिजनेस शुरू किया, 10,000 रुपए कैश और 2,000 का क्या लगाया, फर्नीचर। ड्यूरिंग द ईयर सेल 90 की, जिसमें से सेल कितनी है, सेल 90,000, जिसमें से मुझे कह रहा है कैश सेल कितने की है, 30,000। इसका मतलब क्रेडिट सेल कितने की है, 60, बैलेंसिंग फिगर। और हमें कह रहा है परचेज कितने रुपए की है, परचेज 60,000 की, उसमें से कैश परचेज और क्रेडिट परचेज कितने की दे रखी है, देख लो। कैश परचेज कह रहा है 20 की, इसका मतलब बैलेंसिंग 40 की क्या है, क्रेडिट परचेज। ओके, फिर कह रहा है ये जो क्रेडिट सेल है ना, उसमें से 10,000 आने बाकी हैं, इस क्रेडिट में से कैश कितना मिल गया, 50, यानी कि क्योंकि स्टिल पेंडिंग, स्टिल ड्यू आने बाकी हैं 10, इसका मतलब कितने आ गए, 50। क्रेडिट परचेज में कह रहा है कि 20,000 कैश परचेज, इसका मतलब 40 क्रेडिट। सप्लायर को कितने पे कर दिया आपने, पेड टू क्रेडिटर कितने, 25, यानी क्रेडिटर पेंडिंग कितने पैसे देने हैं उनको, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो उसने इंफॉर्मेशन दी। फिर एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, ऐसा है, मुझे यहां पे कह रहा है कि भाई हम अक्रूअल बेस पे अकाउंट बनाते हैं, नीचे लिखा उसने अक्रूअल बेस पे बनाते, तो हमने क्या लेना है, हमारी सेल 90,000 की, लेट क्लोजिंग स्टॉक का कोई हिंट नहीं, मानो सारा माल ही परचेज बेच दिया, परचेज 60 की, टोटल बताओ टोटल, हमें क्या लेना है, उधार है बाकी आ जाएगा या दे देंगे। 30 का प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। अब उसमें से एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस में कितने एक्सपेंसेस जाएंगे, वो कह रहा है जी 19,300 के एक्सपेंसेस पेड है, एक्सपेंसेस पेड 19,300 के हैं, हमें कह रहा है जिसमें 1,000 प्रीपेड है, अगले साल के हैं, अगले साल के हैं, तो प्रीपेड 1 क्या हो गए, लेस। और कहने लगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कह दो या अनपेड एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं, वो कह रहे हैं जी 700 रुपए के हैं। तो हमारे एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L तो यही आएंगे ना, कितने, 19,000, 19,000। तो हमारे खर्चे 19,000 के, तो प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट हमारा, यहां से प्रॉफिट देखें तो 11,000 का हमारा प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 11,000 का प्रॉफिट है। देखो 90 की सेल है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए, कितना पैसा बिजनेस में लगाया, कंफ्यूज करने के लिए। हम अक्रूअल बेस पे अकाउंट बना रहे हैं, अक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने कितना कैश देखना ही नहीं, उधार, सेल 90, परचेज 60, तो कितने बचे, सपोज कोई क्लोजिंग नहीं है, सारा कंज्यूम हो गया, परचेज किया, बेच दिया, तो वो 90 माइनस 60, 30,000 ग्रॉस प्रॉफिट। और ये एक्सपेंसेस 19,300 दे दिए, 700 और देने बाकी हैं अभी, तो 20,000 माइनस इस 19,300 में प्रीपेड है 1, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस करते हैं ना कम, 1,000, तो नेट अपना एक्सपेंसेस डेबिट है 19, तो 90 माइनस 60, 30,000 में से 19 के एक्सपेंसेस कम कर दो, तो फाइनल प्रॉफिट कितना है, 11,000, 11,000। सी ऑप्शन आएगा 11,000, करेक्ट, 11,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट। अमित ने ओपनिंग कैपिटल कितनी लगाई, वो कह रहा है ओपनिंग कैपिटल, फर्स्ट अप्रैल 2021 में उसने कैपिटल लगाई 50,000 रुपए की, ठीक है। फिर कह रहा है बोरो किया, लोन है, अमाउंट बोरोड का मतलब देना है वापिस, उधार लिया है, यानी इट्स अ लोन, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, ब्रदर इन लॉ से लिया है, तो भैया मान लो 7.5 हैं या 7.5 देने हैं, उधार लिया है, फ्री में नहीं मिले, गिफ्ट नहीं है, लोन है, कितने रुपए का, 20।
और हमें कह रहा है ड्राइंग कितनी कर गया घर में यूज के लिए, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में कितने पैसे निकाल लेंगे बिजनेस से, 10। और हमें कह रहा है क्लोजिंग 31 मार्च को क्लोजिंग, बैलेंस शीट में क्या बता रहा है, बैलेंस शीट में मुझे बता रहा है इधर लायबिलिटीज इधर असेट्स, बैलेंस शीट में बता रहा है एंड में असेट्स कितने रुपए की हैं, 1 लाख। अगर असेट्स 1 लाख है, ये गिवन है, तो लायबिलिटी भी 1 लाख होंगी, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें प्रॉफिट ढूंढने को कह रहा है। आप देखो 1 लाख वो, तो इधर भी ये 1 लाख होंगी, तो इधर लोन तो वो ब्रदर इन लॉ का चुकाने की कोई खबर नहीं, तो ज्यूम करो ये पड़ा है, पे करने की कोई खबर नहीं, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, मार्च 22 की कैपिटल कितनी आ जाएगी, यहां बैलेंसिंग फिगर 80,000 की बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी साल के लास्ट डे 31 मार्च 22 को 80,000 है। तो अब आपको प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल काउंट बना लो या क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती, ओपनिंग कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल तो लगा ही नहीं, कोई और कैपिटल लगा दी हो तो बताओ, नहीं, माइनस जो पैसा आपने निकाल दिया ड्यूरिंग द ईयर प्लस प्रॉफिट। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, 80,000 है, शुरू में बिजनेस में लगाया था 50 और पैसा लगाया नहीं, ड्राइंग कितनी होगी साल के बीच में, 10,000 रुपए की आपने निकाल लिया, तो प्रॉफिट कितने आ गए, सॉल्व कर लो, प्रॉफिट इजिकल टू इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 80 माइनस 50 प्लस 10,000, तो प्रॉफिट साल के बीच में आपने कितने कमाए, 40,000। चेक कर लो, 50,000 कैपिटल थी, 40 आपने कमाए 90,000, 10,000 ड्राइंग कर ली, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 80। वो गलती क्या होती है, इसे भी वो कैपिटल मान लेते हैं, ये कैपिटल नहीं है, ये 20,000 पे लोन है दोस्त से या ब्रदर इन लॉ से जो बोरिंग की है, तो दैट्स द अमाउंट ऑफ लोन। तो ऑप्शन क्या है प्रॉफिट का, 40,000। क्लियर। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आगे भी और क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे, इस पे दिल लगा के इन क्वेश्चंस को करो, एक्सप्लेनेशन को समझो। मैंने थोड़ा स्पीडली सॉल्यूशन दिया है क्योंकि मैं ब्रीफ में सॉल्यूशन ले रहा था कुछ क्वेश्चंस का, और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है, ज़्यादा लेंथी। फिर भी अगर आपको डाउट है, कुछ कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हुए, अगर बेसिक्स अच्छे से नहीं किया, तो यू कैन कॉल और मैसेज मी, आप फिजिकली मीटिंग भी कर सकते हैं, आ सकते हैं, तो हम आपकी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक में डाउट, कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट हो तो उसे क्लियर कर लो। बेसिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो हर लेवल पे जब आप जाएंगे ना तो क्रैमिंग काम नहीं देगी। जो आप क्रैम कर लेते हैं ना कि भैया एक एंट्री, डबल एंट्री, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा है डबल एंट्री, या ये पता है P&L में आएगा, एंट्री नहीं करनी आती प्रीपेड की, आउटस्टैंडिंग की, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो समझने की बात है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई डाउट क्लियर हुआ नहीं होता तो इस वीडियो के बाद भी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी 9896070560, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ कुछ और पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, +1 +2 लेवल इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी। थैंक यू।